क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो फर्स्ट, रेंज मैक्सिमम कब मिलती है इन केस ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन? रेंज मैक्सिमम कब मिलती है हमको? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, रेंज मैक्सिमम कब मिलती है? फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? यू स्क्वायर अपॉन जी कब होती है? इफ थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल होता है? 45 डिग्री का एंगल होता है ना। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये यू, और अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो जो प्रोजेक्टाइल है इसकी रेंज होगी मैक्सिमम, है ना। बाकी किसी भी एंगल पे इतनी रेंज नहीं मिलती। यहाँ पे एयर के इफेक्ट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। एयर का इफेक्ट नेग्लेक्टेड है। तो रेंज मैक्सिमम कब मिलती? 45 डिग्री के एंगल पे रेंज मैक्सिमम मिलती है। दूसरा केस ये है कि आर की वैल्यू थीटा और आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा पे भी रेंज सेम होती है ना। थीटा और 90 माइनस थीटा पे ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल, या फिर ये वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल। तो और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम है तो फिर बेटा रेंज कैसी मिलती है? यहाँ पर भी सेम रेंज मिलती है। वर्टिकल से थीटा डिग्री ले लो या हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री ले लो, एक ही बात है। मतलब यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल आ रहा है? ये वाला, यहाँ पर दूसरे वाले के लिए इट इज 90 माइनस थीटा का। तो रेंज की वैल्यू, एक तो या तो वर्टिकल से थीटा ले लो या हॉरिजॉन्टल से थीटा ले लो, रेंज की वैल्यू क्या मिलती है? सेम मिलती है। तो आर की वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, फिर आगे बता रहा हूँ। फटाफट डायग्राम बनाओ जरा इसका, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। फटाफट डायग्राम बनाओ। माइक म्यूट कर लो। हो गया क्या नोट करके? हेलो सर। हो गया ना? देख, थीटा 90 माइनस थीटा पे मैक्सिमम रेंज के लिए तो कल ही कर लिए थे अपन ने, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, पेज नंबर 2। सेकंड जो पॉइंट हमारा था कि रेंज की वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा डिग्री के लिए रेंज सेम होती है ना। रेंज सेम होती है मतलब स्पीड यू रखे और ये एंगल थीटा है, यहां से एंगल थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है इतना, ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर का ये एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा, ऐसा। क्योंकि यहाँ से थीटा, तो ये वाला एंगल दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के लिए 90 माइनस थीटा। हाँ, इसमें ना टाइम ऑफ फ्लाइट भली अलग अलग हो, लेकिन रेंज कैसी मिलेगी? यहाँ पर सेम मिलेगी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए और ये टाइम ऑफ फ्लाइट 90 माइनस थीटा के लिए।
टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग रहेंगे लेकिन रेंज सेम आएगी। इसका प्रूफ आप लोग चाहो तो देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। रेंज का फार्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो रेंज का फार्मूला क्या होता है बेटा, ux इंटू 2uy अपॉन जी, बराबर है। तो r की वैल्यू थीटा का मतलब हो गया यहाँ पर ये थीटा है और ये स्पीड u है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका ux, और ये कंपोनेंट कितना हो गया uy। फार्मूला यही वाला आ गया यहाँ पे, बराबर है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 90 माइनस थीटा से लेता हूँ, ठीक है। देखो ux की वैल्यू यहाँ पे कितनी, u cos थीटा, और uy की वैल्यू कितनी, u sin थीटा। सॉल्व करने पे ये रहेगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। और 90 माइनस थीटा डिग्री के लिए अगर अपन लोग लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे स्पीड यही लिया हमने और ये 90 माइनस थीटा है। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका ux, इट इज u cos 90 माइनस थीटा, मतलब हो जाएगा u sin थीटा। और दूसरा कंपोनेंट uy किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, इट इज u sin 90 माइनस थीटा, इट इज u cos थीटा। तो जो रेंज का फार्मूला बन रहा है यहाँ पर भी r 90 माइनस थीटा, फार्मूला तो यही रहेगा ux इंटू uy 2uy अपॉन जी। वैल्यू पुट कर दो, ux की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, u sin थीटा 2, और uy की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा अपॉन जी। तो दोनों फार्मूले को अगर देख रहे हो तो दोनों फार्मूले एकदम बराबर दिख रहे हैं। इसलिए अगर आप थीटा डिग्री से प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजॉन्टल से या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करते हो तो रेंज कैसी मिलती है आपको, सेम रेंज मिलती है। तो इसको आप एग्जांपल के फॉर्म पे देख लो कि रेंज की वैल्यू 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए सेम रहेगी, 15 डिग्री और 75 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम रहेगी एक्सेट्रा, है ना। लेकिन स्पीड कैसी होनी चाहिए, इफ u इज कांस्टेंट, अगर u कांस्टेंट है, दोनों की प्रोजेक्शन स्पीड सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज कैसी मिलती है, सेम मिलती है। ध्यान रखना, ये यहाँ पे मैंने उसका प्रूफ बताया कि क्यों रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, समझ गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होती है। सर हो गया। ओके बेटा, सभी का हो गया क्या? Wait, sir. Sir, please wait. हाँ कर दो। सर 90 माइनस थीटा कैसे हुआ? अरे ये थीटा हुआ नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि रेंज की जो वैल्यू होती है, अगर स्पीड सेम रखें अपन, तो रेंज की वैल्यू थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से, थीटा डिग्री का प्रोजेक्शन या 90 माइनस थीटा के प्रोजेक्शन से, थीटा फिर वर्टिकल से लेना पड़ेगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए
रेंज हमेशा कैसी मिलती है, सेम मिलती है, ऐसा है वो कॉन्सेप्ट, समझ गया। अगर स्पीड सेम रखते हैं हम लोग तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम मिलती है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल से तुम 30 डिग्री के एंगल पे फेंको या फिर 60 डिग्री के एंगल पे फेंको, स्पीड दोनों में सेम रहनी चाहिए, तो रेंज कैसी मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। समझ गए, समझ गए, हेलो, समझ गए बेटा, अरे समझ गए कि नहीं? Yes. हाँ, अच्छा आप लोग क्या है ना, कोई बच्चा जेई वाला है, कोई बच्चा नीट वाला है, तो इसमें आप लोग अपना पूरा आइडेंटिटी लिखो, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होती बेटा। एक बार और देखो, आर की वैल्यू थीटा और 90 माइनस थीटा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो रेंज सेम आएगी 30 डिग्री के प्रोजेक्शन के लिए भी वही रेंज रहेगी, 60 के लिए भी वही रहेगी। जैसे 15 डिग्री ले रहे हैं तो 75 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री ले रहे हो तो 70 डिग्री। अगर स्पीड सेम है, आप सेम स्पीड से बस एंगल बदलो, प्रोजेक्शन एंगल बस बदलो, स्पीड सेम रखो। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, यहां से मैं ऐसा फेंक रहा हूं, तो यहां से अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री के एंगल में भी वही रेंज आएगी अगर स्पीड सेम है, और 60 डिग्री के एंगल में भी वही रेंज मिलेगी। हाइट अलग अलग आएंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग रहेंगे, लेकिन रेंज सेम रहेगी। 20 डिग्री से और 70 डिग्री से भी रेंज कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। और ये यहाँ पे प्रूफ किया हुआ मैंने, जस्टिफाई किया हुआ है। जैसे थीटा डिग्री का प्रोजेक्शन में भी u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g आता है, और 90 माइनस थीटा के प्रोजेक्शन में भी यही आता है, समझ गए। 90 माइनस थीटा के प्रोजेक्शन में भी यही वैल्यू आती है। यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल हो गया, तो u cos 90 माइनस थीटा मतलब u sin थीटा, u y की वैल्यू u cos थीटा, 90 माइनस थीटा में भी यही फार्मूला आ गया ना, यहाँ पर भी यही फार्मूला, यहाँ पर भी यही फार्मूला, समझ गए। तो रेंज सेम होती है, लेकिन हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अलग अलग होती है, समझ गए। बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, नोट भी हो गया बेटा इसका, ये नोट भी हो गया है। करो सर। Sir, हाँ, sir 45 डिग्री होगी तो 45 डिग्री में तो मैक्सिमम रेंज होती है, वो तो 45 में तो बराबर ही आने वाला है ना, वहां पे कुछ थोड़ी है उसमें चेंज, है ना, समझ गए। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ कर रहा हूँ, रुक जा भाई, मैं फिर से मिटा देता हूँ, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता मत कर अभी। अब दोनों चीजों को साथ साथ बता देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट भी और रेंज के लिए भी, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। दोनों को साथ साथ ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल कितना ले रहा हूं मैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल है थीटा का, स्पीड कितनी है u, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ रहा है। तो जो फार्मूले होते हैं, रेंज का फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, रेंज का फार्मूला हो गया ux इंटू 2uy अपॉन g, मतलब सीधा सीधा अगर लिखा जाए तो u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन g। बेटा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कितना होता है, u by स्क्वायर अपॉन 2g, इट इज गिवन बाय u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया ux और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, uy। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2uy अपॉन g, इट इज 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये थीटा डिग्री से प्रोजेक्शन हो गया, दिस इज केस 1, प्रोजेक्शन विथ थीटा। दूसरा केस यहीं पे हम लोग ले रहे हैं, केस नंबर 2, प्रोजेक्शन विथ 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा से जब हम लोग प्रोजेक्ट करते तो क्या होता है देखो। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब यहां से थीटा डिग्री का एंगल लेना है, स्पीड वही लेना है। तो बेटा ये वाला जो एंगल आएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा का। तो इस केस में यहाँ पे ux की वैल्यू रहेगी अब u साइन थीटा, और uy किसके बराबर आएगा, अब यहाँ पे uy की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, इट इज u cos थीटा। समझ गए ना। तो प्रोजेक्शन एंगल यहाँ पर का थीटा था, यहाँ पर का कितना है 90 माइनस थीटा है। तो फिर से प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ रहा है, बराबर है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले रेंज का फार्मूला, प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा, फार्मूला यही रहेगा ux इंटू 2uy अपॉन जी। तो ux की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा 2u cos थीटा अपॉन जी। दोनों फार्मूले को कंपेयर कर लो, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है कि अलग अलग आ रही है। रेंज के फार्मूले सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, बताओ जल्दी से। सेम आ रहा है या अलग अलग, इट इज uy स्क्वायर अपॉन 2g, और uy कितना है यहाँ पे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन g मतलब 2u cos थीटा अपॉन g। तो फर्क किसमें आया है, टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले में फर्क आ गया। यहाँ पे 2u साइन थीटा था, यहाँ पे क्या बन गया, ये 2u cos थीटा बन गया। मैक्सिमम हाइट में जो मेन फार्मूला होता है वो चेंज नहीं है ना, uy स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन uy किसके बराबर है, u cos थीटा के बराबर है। ठीक है, समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं। और भैया देखो, मैंने तुम लोगों को बोला है कि ये जो टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक, कम से कम 4 से 5 बार कॉपी पे लिखो, रफ कॉपी पे, तब चीजें तुम्हारे ध्यान पे आएंगी, फटाफट कर पाओगे, है ना। 4 से 5 बार लिखो। सर वो u स्क्वायर अपॉन जी क्यों नहीं लिया है, हैं? क्या बोल रहा मयंक, बोल के जब बताए सब। व्हाट्सएप उसमें मत लिख, मैसेज में बराबर पढ़ते नहीं बनता उसमें, है ना, फॉन्ट बराबर नहीं आते। मयंक सर वहाँ पे uy स्क्वायर अपॉन जी 2g लिखा है ना, तो वहाँ पे u स्क्वायर अपॉन जी क्यों नहीं लिखा है, कहाँ पे, h मैक्स के फॉर्मूले में। ये तो फार्मूला ही ना, यू बाय स्क्वायर है ये, यू बाय की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख, ये यू बाय स्क्वायर है, मतलब बाय कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। यू बाय की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इट इज यू साइन थीटा, और यहाँ पे कितना है ये, इट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, समझ गया। हेलो, समझ गया क्या मयंक, हेलो। यस सर। देखो बेटा, अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा या पुरानी क्लास नहीं की है और करी भी है और फिर ध्यान में नहीं है, मैंने जो बोला हूं कि उसको 3-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तो फिर यहाँ पे अब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको मुझे पूरा बताना पड़ेगा, फिर से पूरे डेरिवेशन बताने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, इसलिए मैंने बोला कि जो डेरिवेशन वाली अप्रोच थी उसको आप 4 से 5 बार करो, तो जो फार्मूले निकल के आए उनको फिर आप प्रॉपर तरीके से सोच पाओगे। नहीं तो हमको कहां पे जाना पड़ेगा, फिर से पूरी स्टेप रिपीट करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वो सब कुछ निकालना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, तो फिर तो डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा टॉपिक का, है ना। तो आप ये जो इसके जो फार्मूले हम लोगों ने डिराइव किया था, उन फार्मूलों को आप लोग थोड़ा 4 बार 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद होने चाहिए। और जो मैंने सॉल्व एग्जांपल वाला डीपीपी दिया है तुम लोगों को, उसको पूरा सॉल्व करो, है ना। बैठो और पूरा सॉल्व करो, पहले थ्योरी के 4-5 बार लिखो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सब आप फटाफट बना पाओगे, सोच पाओगे, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर वही अटक जाएगी गाड़ी तुम्हारी। और ये तो अभी इतना ही है शुरुआत में, फिजिक्स आगे चल के इसलिए डिफिकल्ट होने लगती है। फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप जो चैप्टर चल रहा है उसका जो कंटेंट है वो अगर आपके दिमाग में नहीं है, याद नहीं आ रहा है, तो फिर सब्जेक्ट हमारे लिए मुश्किल होने लगता है।
इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो हम लोग बोल रहे हैं ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो भाई, कि 4 बार 5 बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्यों बोले? इसलिए तो बोले थे कि आपको ये याद रहे, नहीं तो फिर अभी क्या होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, कल फिर क्लास करने का मन नहीं करेगा। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, समझ गए? क्यों सिलेक्शन नहीं होता है पता है कि नहीं? सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? सिलेक्शन नहीं होने का रीजन ही ये है, क्योंकि जब चैप्टर चालू होता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादा कुछ होता ही नहीं। चैप्टर के एंड आते तक चैप्टर की बहुत सारी चीजें याद ही नहीं रहती हमको, है ना। और अगर बीच में किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई तो अब तो फिर आगे की दिक्कत ही होगी, अगर उसने रिकवर नहीं किया। और हमारे पास में डिस्टरबेंस के लिए बहुत तामझाम है ना, हमारे पास में डिस्टरबेंस के लिए, है कि नहीं? बहुत तामझाम है। मोबाइल है तो मोबाइल तुम्हारे हाथ पे ही आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो जो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल अब बड़ा खतरनाक हो गया है। सेल्फ कंट्रोल बचे ही नहीं है इसको लेके। तो अगर किसी कारण से तुम्हारी एक क्लास गई और तुमने उसको रिकवर नहीं किया तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग भूल जाओ कि 9th-10th क्लास में हो, आप लोग 11th-12th में आप आ गए हो और आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट की आप लोग तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे तैयारी भी हमको वैसी करनी पड़ेगी, हर दिन पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। किसी की क्लास छूटती है, कोई कारण है, तो सबसे पहला तो ये है, क्लास कुछ भी हो जाए हमारी क्लास नहीं छूटनी चाहिए, है ना। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। ऐसे ऑफलाइन में भी करते बच्चे, 5 बच्चे 10 बच्चे हमेशा एब्सेंट रहते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा। लेकिन ऑनलाइन का एक और ये ड्रॉबैक है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है भैया, आपके अंदर खुद से कंट्रोल होना चाहिए। क्लासरूम में तो ठीक है, टीचर कंट्रोल कर लेता है, जब आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल ये आना जरूरी है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ यार, तुम लोग लगता होगा सब बार बार वही चीज बोलते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, 20-30 बच्चों को यही समझ में आ गई स्टेप कहाँ से आ गई है। होंगे तुम में से 20-30 बच्चे होंगे, इसकी कोई इसमें गारंटी है, बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं आप में से। ये स्टेप कहाँ से लिख दिए सर ने? भैया थोड़ा पेज पलट के देखो, कल की कॉपी खोल के देखो, उसके पहले परसों की कॉपी खोल के देखो, मैंने हर स्टेप को डिराइव किया हुआ है। और इसलिए बोला था कि आपको 4 से 5 बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगता यार, 1 घंटा लगता 5 बार लिख के प्रैक्टिस करने की। जो डेरिवेशन करवाया था मैंने, 1 घंटे में आप 5 बार लिख डालते। जरूरी थोड़ी का हर बार डायग्राम, एक बार डायग्राम सोच के बना लिए, 2-3 बार अपन ने लिख के प्रैक्टिस कर लिए, चीजें याद हो गई हमको, ठीक है। चैप्टर तैयार हो जाता है ऐसा अपना। तो एक बार जब आप ऐसा करना चालू करोगे ना, तो आपको खुद ही आने लगेगा, आपसे क्वेश्चन लगने लगेंगे। और नहीं तो तकलीफ होगी क्वेश्चन लगाने में कि यार अप्रोच कैसी रखें। तो वैसे भी मैं फार्मूले पे ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन जो अप्रोच है उसको तो आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, तो आप चीजों को फटाफट लगाओगे। और जिन बच्चों को ये लिंक नहीं आ रही कि यार ये कहाँ से आ गया है, तो कॉपी खोल के बैठो, पेज पलट के देखो कि ये फार्मूला कहाँ पर बताए थे सर ने। और अभी तो देख लोगे, लेकिन उसको फिर से प्रैक्टिस करो, उसको डिराइव करने की कोशिश करो उसको, ठीक है। डिराइव करो उन फार्मूलों को, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? मुझे पता है ये चीजें आती हैं, जब एक टॉपिक चलता है 3-4 दिन चलता है ना लगातार तो वहां पे उसकी अगर एप्लीकेशन वाले पार्ट उसका हम लोग यूज करते हैं और बच्चे ने अगर बराबर नहीं किया है, क्लास करते टाइम तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको याद रखना भी जरूरी ना। और याद रखने के लिए फिर आपको रिकॉल करना जरूरी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, सॉल्व एग्जांपल्स करने जरूरी हैं। इसलिए मैंने वो दिया था कि आप लोग सॉल्व एग्जांपल करोगे, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठेगी, ठीक है। नोट करो फटाफट, हो गया होगा, लेक्चर वाली तो चलती रहेगी अपनी। हो गया क्या? हेलो? No, sir. हाँ लिख लो सर। हाँ बोलो बोलो भाई। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ आर ही सेम रहेगा ना? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ आर सेम रहेगा, बाकी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेंगी, ठीक है। और फार्मूले में ये चेंज हो जाता है। हाइट का फार्मूला जैसे यहाँ पे यू बाय तो, और ये 2u बाय ये भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे u बाय कितना है, u sin थीटा है, और यहाँ पे ux क्या है, u cos थीटा है। जबकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर कर रहे हो, यहाँ से थीटा आप एंगल ले रहे हो, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो 90 माइनस थीटा, तो रेंज का फार्मूला वही बनेगा टोटल, लेकिन यहाँ पे u बाय वैल्यू u cos थीटा होती है, इसलिए चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। सर डन हो गया क्या? हेलो, हाँ रुका हुआ हूँ। हो गया बेटा? हेलो, हो गया क्या? वेट सर। डन सर। ओके, हो गया ना? अब जैसे इसमें पेज नंबर 4 आएगा ये, ठीक है। देखो एक और है यहाँ पे, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, और ये लाइन यहाँ पे है कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना फिर से, 45 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे स्पीड यू लिया मैंने, ये यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल है, और एक स्पीड ये लिया मैंने, ये भी थीटा डिग्री का एंगल है, इट इज अगेन यू। तो ये एंगल कितने का आएगा बेटा? इट इज 45 माइनस थीटा। और ये वाला जो एंगल रहेगा यहाँ से यहाँ पर का, ये कितने डिग्री का रहेगा? ये 45 प्लस थीटा का, समझ गए ना? 45 प्लस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो गया? 45 माइनस थीटा। यहाँ से 45 डिग्री लिए और ये 45 प्लस थीटा। तो इस केस में भी जो रेंज आती है वो सेम आती है। तो रेंज की वैल्यू आर 45 माइनस थीटा और आर 45 डिग्री प्लस थीटा के लिए रेंज सेम होती है अगर प्रोजेक्शन स्पीड कैसी है? If u is constant। तो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू सेम मिलने वाली है। उसका रीजन देखो यहाँ पे, ux is u cos 45 माइनस थीटा, और uy किसके बराबर आएगा? u sin
45 प्लस थीटा, ठीक है, 45 माइनस थीटा। और ऐसे यहां से जब आप करोगे, ठीक है, तो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के लिए रेंज की वैल्यू सेम मिलती है। चलो अगर इसमें से नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कर सकते हो, रेंज की वैल्यू सेम होती है। क्यों होती है देख सकते हो, रेंज का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो 45 माइनस थीटा अगर रखोगे, मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना, प्रूफ अननेसेसरी का हो जाएगा। जिसको अगर करना तो ट्रिग्नोमेट्रिकली कर सकता है इसका प्रूफ, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकली कर सकता है जिसको अगर प्रूफ करना तो बहुत आसान है। जैसे 45 डिग्री माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ओवरऑल हो गया बेटा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, साइन 90 माइनस 2 थीटा, सॉरी। तो अगेन साइन 90 माइनस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये वापस से यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा, बराबर है। ऐसे ही फिर यहां पर के लिए देख लो, आर की वैल्यू 45 प्लस थीटा, तो इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखते हो आप, तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 45 प्लस थीटा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा, और साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना होता है वापस से कॉस 2 थीटा, बराबर है। तो दोनों के फार्मूले कैसे मिल रहा है, रेंज के सेम मिल रहे हैं ना। तो 45 माइनस थीटा में प्रोजेक्शन और 45 प्लस थीटा से प्रोजेक्शन अगर लेते हो तब भी रेंज की वैल्यू कैसी मिलती है, सेम मिलती है। तो ये कुछ स्पेशल केस थे, स्पेशल एंगल्स थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम मिलती है, लेकिन हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग, यहां पर भी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग आएगा, ठीक है। 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, इसके लिए भी रेंज कैसी आ रही बेटा, सेम आ रही है, लेकिन यहां पर भी हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग आएंगे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या, हो गया बेटा लिखकर? सर डायग्राम, सर डायग्राम समझाना एक डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं एक बार और। ये वर्टिकल डायरेक्शन देख, यहाँ पे ना ये 45 डिग्री की एक लाइन बना दिया मैंने ऐसा, और यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल लिए जिसको हमने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं। तो यहाँ से एक ये एंगल थीटा डिग्री का है ऐसा, यहाँ से ये 45 डिग्री है, और प्रोजेक्टाइल ये है हमारा, ये प्रोजेक्टाइल है ना, मतलब यहाँ से 45 डिग्री लिए, तो ये एंगल कितने का हो गया, 45 माइनस थीटा का। ऐसे दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लिए, यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा फिर यहाँ तक का 45 है, और थीटा और ऐड हो गया, तो हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल कितने का बन गया, 45 प्लस थीटा का। समझ गए, समझ गए बेटा? यस सर। ओके। यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा कैसे आ गया, ये 2 देख, ये फार्मूला होता है ना, यू रेंज का फार्मूला ये होता है कि नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या पुट करना अपने को, 45 माइनस थीटा पुट करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 90 माइनस 2 थीटा बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ जरा, cos थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा, साइन 90 प्लस 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो गिरीश इंदुरकर। यस सर। हाँ, यहाँ पे फिजिक्स कम लगी है, मैथ्स ज्यादा लगी है। यहाँ पे ध्यान रखना, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, मैथ्स ज्यादा है, मैथ्स ज्यादा है, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, मैथ्स ज्यादा लगी है।
हो गया क्या? सर हो गया। ओके बेटा। पेज नंबर 5। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लो यहां कहीं पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंच रहा है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता है? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता बेटा, बताओ जरा। ये वेलोसिटी है पी पॉइंट पे। X वेलोसिटी component. का हाँ कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता? एक्स। ये मान लो अल्फा डिग्री का एंगल है तो v के साथ में ये वाला कंपोनेंट आएगा वी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v cos अल्फा, जबकि ये किसके बराबर होता है? ux के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंस vx इक्वल्स टू v cos अल्फा और ये किसके बराबर होता है? u cos थीटा के, तो स्पीड एट पॉइंट p विल बी डायरेक्टली गिवन बाय दिस फार्मूला u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। यहाँ पे मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया vx और vx की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल लिए इस तरह से लॉन्च की अपन ने। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बदलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलती है। तो मान लो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च होके ऐसा जा रहा है तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यह भी है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अल्फा डिग्री का। तो बेटा इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos अल्फा, लेकिन vx की वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहती है? ux के बराबर रहती है। तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो यहाँ पे? vx इज इक्वल्स टू v cos अल्फा इक्वल्स टू u cos थीटा, या v की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे? u cos थीटा अपॉन cos अल्फा के। समझ गए? समझ गए इसको? समझ गए? हेलो Sir, repeat. ठीक है, देखो जब कोई प्रोजेक्टाइल यहां से इस तरह से जा रहा है तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता है इस मोशन पे? कौन सा कंपोनेंट? X component. एक्स कंपोनेंट नहीं बदलता, बराबर है। तो ये यहां से गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल थीटा डिग्री का, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचेगा कर्व में तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल तो बदलेगा ना। यहाँ पे एंगल थीटा थोड़ी बना रहेगा हमेशा कांस्टेंट, ये एंगल बदलता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये एंगल बदलेगा, है ना। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बदलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो इस पॉइंट पे एंगल अल्फा है, तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट को क्या लिखोगे आप? v cos अल्फा। लेकिन v cos अल्फा किसके बराबर रहेगा? ux के बराबर रहेगा। तो vx इक्वल्स टू v cos अल्फा या फिर u cos थीटा। तो यहाँ पर की जो स्पीड है वो डायरेक्ट पता चल जाएगी। एक तरीका ये हो गया एंगल को देख के। समझ गए? समझ गए? अच्छा ठीक, हाँ रुक जाए एक बार, इसको मैं मिटा के एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ इधर दोबारा लिख रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना अभी फिर से।
ये मान ले वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, दिस इज इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन। ये सपोज एक्स डायरेक्शन, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये प्रोजेक्टाइल है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये स्पीड यू है, ये एंगल थीटा डिग्री का है। तो जैसे जैसे बेटा प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ में देख, ये वेलोसिटी हो गई यहाँ पे v2, ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई v1। समझ गए कि नहीं? हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल उतना ही रहेगा कि बदलेगा एंगल? ये हो गया अल्फा 1 और यहाँ पे बदलेगा। अल्फा 2 हो गया, बराबर है, एंगल बदलेगा। लेकिन अपन ने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो बदलता है क्या? वेलोसिटी का No, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलता है क्या? नहीं बदलता ना। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है 0 और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है g। लेकिन अगर यहां पर ये वेलोसिटी है तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा v1 cos अल्फा 1, और अगर यहां पे पहुंच के वेलोसिटी ये है तो यहां पे ये कंपोनेंट आएगा v2 cos अल्फा 2। समझ गया बेटा? और ux की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे? u cos थीटा। तो आप अब इस स्टेप को कंपेयर अगर कर लेते हो यहाँ पर vx इक्वल्स टू ux, तो vx की वैल्यू अगर ये वेलोसिटी ले रहे हो तो v1 cos अल्फा इक्वल्स टू u cos थीटा। समझ गए? ये रिलेशनशिप आ गई कि आगे चल के किसी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो इनिशियल मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और टोटल वेलोसिटी के बीच में ये इस तरह की रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगी। अभी समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? Yes. हेलो, ठीक है, नोट करो अब इसको। हो गया क्या? हो गया लिखकर? नो सर। सर हो गया। हो गया बेटा अभी? हेलो, Yes, sir.
हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने देखा था रेंज बराबर होती है, तो दोनों हाइट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हाइट पे क्या रिलेशनशिप होती है और रेंज के साथ कैसे रिलेट होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इफ u इज कांस्टेंट, तो एज यू नो थीटा एंगल के लिए फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहां पर के लिए हाइट आएगी इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, बराबर है। और 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी रेंज का फार्मूला यही वाला बनेगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, लेकिन यहाँ पे हाइट का फार्मूला हो जाएगा बेटा u स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g में कन्वर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर रहे हो तो साइन 2 थीटा, ध्यान देना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2, थीटा की जगह क्या ले लूं मैं, 90 माइनस थीटा कर ले लूं, तो ये कितना हो जाता है, साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा वापिस से साइन 2 थीटा होता है, जबकि साइन सिर्फ 9 साइन थीटा को अगर आप कन्वर्ट करते हो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो साइन का टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइन का टर्म किसमें कन्वर्ट होता है, Cos. कॉस में। इसलिए जो हाइट है, हाइट के फार्मूले बदल जाते हैं, थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा रहता है, और 90 माइनस थीटा के लिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अगर बेटा मान लो ये जो रेंज है ना, ये सपोज r के बराबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो दोनों हाइट का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं h1 इंटू h2, तो ये फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, होगा कि नहीं। तो दोनों हाइट का प्रोडक्ट अगर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, तो ये फार्मूला ऐसा बन जाएगा, ध्यान देना, इट इज u की पावर 4 या फिर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, मैं पूरे टर्म का होल स्क्वायर कर देता हूं, यहाँ पे कितना बचेगा, नीचे 1/4 बचेगा, बराबर है, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर, तो ये u की पावर 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया। अगर हमने प्रोडक्ट कर दिए तो h1 और h2 का, h1 और h2 का प्रोडक्ट, अभी और सिंप्लीफाई करते हम लोग, h1 और h2 का प्रोडक्ट 1/4, ऊपर भी 4 चाहिए मुझे यहाँ पे अंदर पे, तो ये फार्मूले पे लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और ये 2 लिख सकते हैं ऐसा का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म यहाँ पर से बाहर निकाल दोगे, फिर से 2 स्क्वायर मतलब 4 बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हो गया बेटा 1/16, और यहाँ पे हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला किसके बराबर होता है, रेंज के बराबर होता है। तो h1 इंटू h2 1/16 इंटू स्क्वायर ऑफ रेंज, तो रेंज विल बी 16 टाइम्स h1 h2 का रूट, या फिर 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। तो ये याद रखो, यहाँ पे कैसे किया मैंने, प्रूफ किया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज सेम होती है लेकिन हाइट अलग अलग होती है, तो दोनों हाइट का और रेंज के साथ में ये रिलेशनशिप आती है। तो प्रूफ उसका इस तरह से, तो यहाँ पे हाइट इसकी h1 इसकी हाइट h2, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, और फिर हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, रीअरेंजमेंट किए, तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रेंज और दोनों हाइट के बीच में ये इस तरह की रिलेशनशिप बनती है। तो यहाँ पे फिजिक्स कम लग रही है और मैथ्स ज्यादा लग रही है, ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ गया बेटा, अरे समझ गए। यहाँ पे देख, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज
बराबर होती है थीटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे हाइट का फार्मूला रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हाइट का फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों हाइट का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं बेटा तो यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा और यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी का पूरे का होल स्क्वायर कर दोगे तो वापस से ये वाला टर्म निकल जाएगा। और फिर रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग h1 इंटू h2 इक्वल्स टू 1/4 यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट नहीं चल रही है, यहाँ पे मैथ्स की कॉन्सेप्ट चल रही है बेसिकली, जो फिजिक्स में यूज होती है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आपको करना पड़ेगा, जेई वाले बच्चे हो इसलिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को, है ना, कि इस तरह से एक्चुअल में फिजिक्स में थ्योरी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो मैथ्स ही फिर वहां पे आपको यूज में करना पड़ता है, मैथ्स की एप्लीकेशन आने लगती है यहाँ पे। तो आपका जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो जिसका जितना अच्छा, जितने जल्दी जल्दी आप कर लेते हो, और वो प्रैक्टिस से आता है, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई सीख के आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो अलजेब्रा वाले पोर्शन को आप लोग थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, जैसे इसको 2-3 बार लिख के अपन ने देख लिए, समझ जाओगे, बहुत आसान हो जाएगा ये। अब ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को ये फार्मूले नहीं पता और ये अलजेब्रिक मेथड आपको नहीं पता, तो आप लोग यहाँ पे भी लिख रहे हो तो थोड़े समझ के लिखो स्टेप को कि कैसे किए गए, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन ने छाप लिए, समझ के लिखो स्टेप को, ठीक है बेटा। तो फार्मूला क्या निकल के आ गया, दोनों रेंज और दोनों हाइट का फार्मूला क्या निकल के आ गया बताओ जरा, r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स अंडर रूट h1 इंटू h2 के बराबर, ठीक है, क्लियर हो गया अभी ये, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई, Yes, sir. ठीक है, फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर देखो आप, सर यहाँ पर मतलब मीन्स 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी है और होल हाँ स्क्वायर दिया है हाँ स्क्वायर को, फिर नीचे जी है सर, वो जी स्क्वायर नहीं होगा क्या? बेटा ऊपर में 2g है और तुमने अगर होल स्क्वायर कर दिए, देख ये वाली स्टेप को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली मिलनी चाहिए, मिल रही है कि नहीं, इसका स्क्वायर लिखेगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार जी है, और ये 4 तो बाहर ही निकाल दिए अपन ने, यू स्क्वायर मतलब यू की पावर 4 होता है, तो यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 2 बार यू स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 2 बार जी आ जाएगा, बराबर तो है स्टेप, है ना, हेलो, बाद में उसके बाद और ये स्टेप बताओ। हाँ उसके बाद वाली स्टेप में इसको थोड़ा और रीअरेंज कर रहे थे हम लोग, h1 h2 1/4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा जी, मुझे यहाँ पे फार्मूला बनाना था रेंज वाला, ये इस तरह का, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है, हेलो, अरे समझ गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, सर तो समझ यहाँ गया पे सर। हाँ ओके, ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी रिलेशनशिप बनेगी, जैसे इसके लिए बनी वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी रिलेशनशिप बनेगी।
डन हो गया बेटा लिखकर? यस सर। हेलो, हो गया बेटा डन? यस सर। वेट सर। हो गया क्या? सर हो गया। ठीक है, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी देखो, अब यहाँ पे पेज नंबर 7 सेम मेथड हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी अरेंज करते रिलेशनशिप। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी एक रिलेशनशिप बनेगी यहाँ पे पेज नंबर 7। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बना सकते हो क्या फार्मूला? यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या आता है? T1 इज इक्वल टू 2uy अपॉन जी, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी। और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगी बेटा? 2u cos theta by g। 2u cos थीटा अपॉन जी बराबर है। तो यहाँ पर भी देखो T1 और T2 का प्रोडक्ट अगर मैं कर देता हूं तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u cos थीटा अपॉन जी बराबर है। इसमें मैं एक 2 और g को बाहर निकाल देता हूं। अब हमारे पास में है u स्क्वायर और 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g, ऐसा अलग से लिख देता हूं। तो ये स्टेप में और ये स्टेप में कोई फर्क नहीं है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 बाई जी इंटू ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन ये फार्मूला वापस से रेंज बन जाता है, सो दैट इज इक्वल टू रेंज, और ये क्या है? T1 इंटू T2। तो यहाँ पर बेटा रेंज का फार्मूला g/2 इंटू T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होती है, रेंज तो सेम होती है, वो इस तरह से रिलेट हो गई यहाँ पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जो मैंने सॉल्व एग्जांपल वाली डीपीपी दिया है भैया, उसको अच्छे से सॉल्व करो, पूरा आज कर डालो। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल वाली डीपीपी को अच्छे से सॉल्व कर डालो, कल उसको ही डिस्कस कर देंगे, सॉल्व एग्जांपल वाली डीपीपी। ठीक है, आज एक बार कर लो, कोई स्टेप नहीं समझा है तो कल उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? हेलो, Yes sir। यस सर। ओके। ये फार्मूला हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल वाले। हाँ, ये फार्मूले बने ना, तो ये तो हर कहीं अप्लाई होंगे। जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा, स्पीड एक जैसी रहेगी तो हर कहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो उसमें, है ना? समझ गए? हेलो,
और एक्चुअल में ना ये फार्मूला के लिए नहीं, यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं अगर तुमको क्वेश्चन से बता देता यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कंडीशन दे देगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज आर है और थीटा डिग्री के एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, थीटा 2 डिग्री के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, आपस में क्या रिलेशनशिप है, 4 ऑप्शन बना देते, अब चूज करना होता तुमको। तो यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं ऐसे। समझ गए? समझ गए ना? यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता बेटा। ठीक? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ, यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। हाँ, ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। नोट कर लो फटाफट। बाय सर। बाय सर।